हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने सॉलिड स्टेट शुरू कर रखा है और मैंने पिछली वीडियो में आपको डेंसिटी के बारे में बताया था, सॉलिड्स की डेंसिटी के बारे में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, कि सॉलिड में क्या क्या इम्परफेक्शन आ सकती है। ठीक है, और जो आज का जो वीडियो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा हमारा। तो शुरू करते हैं हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन से 1-2 नंबर में पूछ लेता है एग्जामिनर। तो आगे चलते हैं, हमारा क्या है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिफेक्ट की बात करती हूँ। देखो, कहीं ना कहीं अगर डिफेक्ट आता है तो वहां पे इम्परफेक्शन क्रिएट होती है। परफेक्ट चीज में थोड़ी ना कोई डिफेक्ट आएगा। तो डिफेक्ट पढ़ते हैं। अगर मेरे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे होते हैं सॉलिड्स के क्रिस्टल्स पे, तो उसमें अगर इरेगुलरिटी आ जाए, मतलब कोई यहाँ हो जाए वहां हो जाए, ठीक है, वहां पे कोई डिफेक्ट क्रिएट हो जाए, तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट। तो इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पूरे उसके अरेंजमेंट में कोई इरेगुलरिटी आ गई, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट है। मेरे पास 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है और एक लाइन डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है? एक डेविएशन, एक पॉइंट पे अगर इरेगुलरिटी आ जाए, इरेगुलरिटी हमारी डेविएशन हो जाए एक पॉइंट पे, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब लाइन डिफेक्ट ऐसे ही पूरी लाइन में अगर इरेगुलरिटी आ जाए तो उसको लाइन डिफेक्ट कह देते हैं। अब मेरे पास पॉइंट डिफेक्ट भी आ गए, 3 टाइप के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। पॉइंट डिफेक्ट भी मेरे पास 3 टाइप्स के यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, सेकंड आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, थर्ड आता है नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो एक एक करके इनके बारे में चलो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा? स्टिक्योमेट्री डिफेक्ट। तो जो हमारा जो डिफेक्ट पूरी स्टिक्योमेट्री को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, जो ऐसी है जैसी अरेंजमेंट है उन सॉलिड की, उन पार्टिकल्स की ऐसी ही रहे, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड, उसको क्या बोलते हैं? स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। इनको क्या क्या और क्या बोल सकते हैं? इंटर्नसिक भी बोल सकते हैं, और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी इस डिफेक्ट को बोलते हैं। इतना समझ में आया? मतलब कि डिस्टर्ब ना करें उनके अरेंजमेंट को, जैसे हैं उसको वैसे ही रहने दे, उसको क्या बोलते हैं? स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे भी टाइप्स आ जाते हैं स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो टाइप है वो है वेकेंट डिफेक्ट। वेकेंट डिफेक्ट मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। मान लो ये पार्टिकल्स हैं, ये इस टाइप के कुछ अरेंजमेंट। देखो, वेकेंट आपको पता है खाली स्पेस होती है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे खाली स्पेस क्रिएट कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? वेकेंट डिफेक्ट बोलते हैं। मान लो इसमें ये ए पार्टिकल है, ये बी है, ये सी, ए बी का अरेंजमेंट कर लेते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ए बी, फिर ए, फिर बी, यहाँ पे ए बी ए बी ए। अब यहाँ पे देखो, एक पार्टिकल ने अपनी खाली स्पेस छोड़ दी। अब एक पार्टिकल यहाँ से पूरा गायब ही हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? वेकेंट डिफेक्ट कहते हैं। पढ़ते हैं। इन दिस डिफेक्ट सम ऑफ द लैटिस साइट आर वेकेंट। देखो, ये जो होती है, ये जो साइट होती है, ऐसे ऐसे ज्वाइन एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में फिक्स रहता है पूरा, ठीक है, और ये जो साइट होती है इसको बोलते हैं हम लैटिस साइट। क्या बोलते हैं? लिख लेना इसको, लैटिस साइट बोलते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जो ये आपको ये खाली स्पेस दिख रही है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। इसने क्या बोला है? अगर सम ऑफ द लैटिस साइट आर वेकेंट, अगर लैटिस साइट कुछ खाली हो जाती है तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? वेकेंट डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? आगे चलूं, ठीक है। अगला डिफेक्ट कौन सा है मेरे पास? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल मैंने साइड बताई, ये वाली होती है। अगर कोई भी एटम अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल पे आ जाता है, ठीक है, या कोई भी पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट उसको बोला जाता है,
ठीक है, देखो इन दिस डिफेक्ट सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए, ये किसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो ये जो एटम है ये उठ के, जो ए एटम है वो उठ के इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इसको बोलते हैं। इतना समझ में आया, आगे चलो। ठीक है, यहाँ पे जो डिफेक्ट है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ये इंक्रीज है, ठीक है। ओके, नोट में एक बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। जो आयंस नहीं, आयनिक नहीं होते, ठीक है, वो सॉलिड ही क्या दिखाते हैं, मेरे पास वेकेंट डिफेक्ट भी दिखाते हैं और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी दिखाते हैं। और जो आयनिक होते हैं वो कौन कौन से डिफेक्ट दिखाते हैं वो पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं। वेकेंट डिफेक्ट जो है वो अपना खाली जगह छोड़ देता है, ठीक है, जो लैटिस साइट होता है वो छोड़ देता है, खाली स्पेस कर देता है। इंटरस्टिशियल क्या होता है, जो लैटिस साइट छोड़ के अपना इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है एटम्स, उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट उसको बोल देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या चल रहा है यहाँ पे, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप चल रहे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है फ्रिंकल डिफेक्ट। देखो ये जो है ये डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। यहां से बताती हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले पढ़ते हैं। इन दिस डिफेक्ट आयंस की मैं बात करूंगी, जो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं कटायंस की बात करूंगी। दो टाइप के ना आयन होते हैं, आयनिक और कटायनिक। यहाँ पे फ्रिंकल स्टीन डिफेक्ट पे ये भी पूछ लेते कौन से कटायन की, कौन से आयन की यहाँ पे बात हो रही है, तो कौन से हो रही है, यहाँ पे कटायन की मैं बात करने जा रही हूँ, ठीक है। जो यूजुअली जो कटायंस है वो अपनी लैटिस साइट को छोड़ के किसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं अरेंजमेंट बताती हूँ तो इससे आपको कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है सॉलिड्स का, तो इसमें अगर मैं A पॉजिटिव रख देती हूँ, B नेगेटिव रख देती हूँ, A पॉजिटिव, ये ऐसे रेगुलरिटी यहाँ पे अरेंजमेंट देखने पड़ते हैं, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कटायंस होते हैं वो अपनी जगह छोड़ के, लैटिस साइड छोड़ के कहाँ पे आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और इसी डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्रिंकल डिफेक्ट बोलते हैं, सबसे आसान। और सिर्फ किसकी बात करते हैं, हम कटायंस की बात करते हैं, हो गया खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस इफेक्ट डज नॉट ऑल्टर और चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अब वो ही यहाँ उठ के आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा सॉलिड्स में। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसमें चेंज आता है सॉलिड में, वो बढ़ता है चेंज या कम होता है, या फिर कोई चेंज ही नहीं आता। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया कि बताओ कि फ्रिंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में क्या चेंज आएगा, तो नो चेंज, याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे इनके एग्जाम्पल्स है AgCl, AgI, AgBr और AgS। यहाँ पे जो इनके एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट है, AgBr बताऊंगी क्यों, ठीक है, AgBr। तो this defect is shown by more ionic solid in which there is a large difference in the size of ions। यहाँ पे जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो ही इस डिफेक्ट को शो करते हैं। उन आयनिक सॉलिड्स में हमारे पास लार्ज डिफरेंस होना चाहिए उनके साइज में, ठीक है, तभी वो शो करते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी बताओ एग्जाम्पल बताओ फ्रिंकल स्टेन डिफेक्ट का, उसकी डेंसिटी बताओ, उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, और ये बताओ कि फ्रिंकल डिफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगला डिफेक्ट है मेरे पास स्कूट की डिफेक्ट। ये देखो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना यहाँ भी, ठीक है। जो स्कूट की डिफेक्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं कि स्कूट की डिफेक्ट क्या कहते हैं। इट इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट।
क्या क्रिएट करता है? सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट करता है। किस में क्रिएट करता है? आयनिक सॉलिड में क्रिएट करता है। ठीक है, अब वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट होती है, कोई भी अपना पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट पे नहीं आएगा, खाली क्या हो जाएगी? वैकेंसी हो जाएगी, खाली स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है इन ऑर्डर टू मेंटेन न्यूट्रलिटी इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन। ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। लैटिस साइट से ये क्या हो जाएंगे? मिस हो जाएंगे। हम अब डायग्राम से समझते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास अरेंजमेंट थी कुछ ऐसी। तो ये क्या कहना चाहता है कि जितने नंबर ऑफ कैटायन मिस हुए ना, उतने ही नंबर ऑफ एनायन वहां से मिस हो जाएंगे और वैकेंसी क्रिएट कर देंगे। और इसी डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्कूटकी डिफेक्ट कहते हैं। सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ए पॉजिटिव, मान लो यहाँ पे इसने वैकेंसी क्रिएट कर दी, फिर वे पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में फिर से वैकेंसी क्रिएट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो यहाँ से क्या मिस हुआ है? बी नेगेटिव मिस हुआ है। यहाँ से क्या मिस हुआ है? ए पॉजिटिव। यहाँ से बी में नेगेटिव मैंने कर दिया, यहाँ से मत करो बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव कर दो यहाँ से। ठीक है, ये मिस कर दो, तभी तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी नेगेटिव आ जाने दो। यहाँ पे क्या आ गया? बी नेगेटिव। तो देखो जितने नंबर ऑफ, मतलब एक बी नेगेटिव यहाँ से मिसप्लेस हुआ है, वैकेंसी क्रिएट हुई है, और एक ही यहाँ से क्या हुआ है? ए पॉजिटिव, कैटायन मिस हुआ है, वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो जितने नंबर ऑफ कैटायन मिस होंगे उतने क्या होंगे? नंबर ऑफ एनायन मिस होंगे, वहाँ पे क्या होगा? वैकेंसी जनरेट होगी, क्योंकि उनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये सब होता है। तो वहाँ पे कौन सा डिफेक्ट जनरेट होता है? स्कूटकी डिफेक्ट वहाँ पे जनरेट होता है। याद रखना, स्कूटकी डिफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, अब दिस इफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ये क्या करेगा? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड को कम कर देगा। क्या कर देगा? कम कर देगा। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि बताओ डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा स्कूटकी डिफेक्ट में? तो क्या बताओगे? डिक्रीज हो जाएगी। क्या बताओगे? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगला चलते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे NaCl, HCl और HBr, AgBr। देखो मैं AgBr को क्यों इंपॉर्टेंट बता रही थी, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो फ्रिंकलस्टीन में भी और फिंकल डिफेक्ट में भी और AgBr मतलब कि स्कूटकी में भी कॉमन एग्जाम्पल होता है। देखो यहाँ पे फिंकल में भी क्या बताया था? AgBr बताया था। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो फिंकल डिफेक्ट में भी सेम है और स्कूटकी डिफेक्ट में भी सेम है। तो वो कौन सा है? AgBr है। कराओगे टिक? आगे चलती हूँ। ठीक है, अगला है मेरे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो मैंने अभी तक जितनी भी बात की है वो कौन सी की है? सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की। अब मैं नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करने वाली हूँ। सोशियोमेट्रिक में था, वहां पे डिस्टर्ब नहीं होती उनकी अरेंजमेंट, वैसी की वैसी ही रहती है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में है, वहां पे अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। देखो, the defect that disturb the stoichiometry of the solid, disturb की स्पेलिंग ठीक कर लेना। ठीक है, अगर नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेरे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो कौन सा रहने वाला है? मेटल एक्सिस डिफेक्ट। कौन सा? मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, ये जो सबसे पहले क्रिएट करता है ये आता है यहाँ पे एफ सेंटर। कौन सा आता है? एफ सेंटर। देखो जो एफ सेंटर होता है वो जो इलेक्ट्रॉन वहां पे जो एफ सेंटर होता है वो कलर इम्पार्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कलर देने में, कलर प्रोवाइड करने में वो हेल्प करता है एफ सेंटर। ठीक है, वहां पे यहाँ पे मेटल जो है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो जाएगा, ज्यादा मेटल आ जाएंगे, एनायनिक वाला, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? एफ सेंटर में। यहाँ पे देखो एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन,
जो अनायनिक साइट होगी ना वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन जो अनायनिक साइट ऑक्यूपाई करेगा वहां पे कलर इम्पार्टिशन होगी, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कलर देगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर उसको बोलते हैं। जैसे कि NaCl का जो कलर होता है वो येलो होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि एफ सेंटर होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आयनिक साइट में प्रेजेंट होते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल। यहाँ पे ये जो एफ सेंटर है ये किस वजह से होता है कि क्रिस्टल में कलर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे NaCl का कलर येलो, KCl का वॉयलेट, LiCl का पिंक कलर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसने पूछा है कि वाई डज अ क्रिस्टल, एक क्वेश्चन है, वाई डज अ क्रिस्टल ऑफ LiCl समटाइम्स अपीयर पिंक इन कलर, कि बताओ क्यों LiCl का कभी कभी पिंक कलर हो जाता है, क्यों होता है, एफ सेंटर की वजह से। रीजन क्या दोगे, क्योंकि यहाँ पे एफ सेंटर लगता है, और एफ सेंटर किसका पार्ट है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ऑप्शंस में डाल देता है ये पूरा एफ सेंटर ना डाल के क्या डालता है, एफ मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वेकेंसी। अनायनिक वेकेंसी में मेटल एक्सिस डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया मेरा एफ सेंटर की बात मैंने कर ली। अब करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब कोई भी हमारे जो कैटायन है, ठीक है, अब एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है देखते हैं। इन दिस डिफेक्ट सम एक्स्ट्रा कैटायन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइट पे एक्स्ट्रा कैटायन आ जाते हैं टू मेंटेन न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। यहाँ पे न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए नेबरिंग में क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वो दोनों न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कैटायन, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन वाला, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, ठीक है, पूछा गया है इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना, NCERT का क्वेश्चन है। चलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन ZNO इज हीटेड। जब ZNO को अगर मैं हीट करूंगी तो क्या मिलेगा, देखो हीट करेंगे तो इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव निकलेगा, प्लस में O2 निकलेगा, प्लस में यहाँ पे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है, यही इक्वेशन होगी। तो इसने पूछा है कि जब ZNO को हीट कर रहे हैं तब क्या होता है। देखो जो ZNO का कलर होता है वो वाइट कलर होता है, ठीक है। अब जब मैं इसको हीट कर रही हूँ, इस ZNO को अगर मैं हीट कर रही हूँ, इसका कलर कौन सा होता है, वाइट कलर होता है। जब मैं ZNO को हीट करूंगी जो कलर आएगा वो आएगा मेरा येलो कलर। कौन सा आएगा, येलो कलर आएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन भी लिबरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसने पूछा कि क्या बताओ क्या हीट करने से क्या होगा। एक तो जो ZNO है वो वाइट से किस में चेंज हो रहा है, येलो कलर में चेंज हो रहा है। पढ़ लेते हैं। ZNO which is a white color solid changes to yellow on heating due to liberation of oxygen। ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है यहाँ से, तभी वो कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। अगले चलते हैं। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थ्योरी है और NCERT का है तो एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन आपको पढ़नी है। NCERT की कुछ भी लाइन आपको यहाँ पे छोड़नी नहीं है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से भी आपको MCQ पेपर में दिख सकता है, ठीक है। आगे चले, चलो अगला है मेरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखो मेरा वो तो खत्म हो गया, डिफेक्ट खत्म हो गए फाइनली, डिफेक्ट खत्म। डिफेक्ट में बस ये था स्कूट की फ्रिंकल डिफेक्ट इंपॉर्टेंट थे, बाकी इतना कुछ खास नहीं था उसमें। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। आपने यहाँ पे पढ़ना है कंडक्टेंस पढ़ने, इंसुलेटर पढ़ने हैं और सेमीकंडक्टर पढ़ने हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड थ्योरी, यहाँ पे बैंड थ्योरी आएगी, काट देना सर इतना। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के बेसिस में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। अब देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है। सबसे पहले मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन मेटल। मेटल में
जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ये डिपेंड करती है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पे बैंड थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू फॉर्म अ बैंड। अब वहां पे जो एनर्जी क्या होती है, बहुत क्लोज होती है। जब एनर्जी क्लोज होगी वहां पे क्या बनेगा, बैंड बनेगा। अब कैसे बैंड बनेगा, कितनी एनर्जी गैप रहेगी और कौन कौन से बैंड बनेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जो आते हैं वो आता है मेरे पास कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे, इन केस ऑफ कंडक्टर्स द बैंड इज ईदर पार्शियली फिल्ड और द वैलेंस बैंड ओवरलैप विद द कंडक्शन बैंड। देखो दो बैंड होते हैं, एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड। ठीक है, अब वो क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। जब वो दो बैंड ओवरलैप कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, देखो अभी समझाती हूँ। मान ली ये बैंड होते हैं मेरे पास, ठीक है, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्टेंस बैंड होता है। ठीक है, अगर ये ओवरलैप कर जाए तो इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, जब ओवरलैप कर जाए। अब अगला वो देखते हैं, अगला है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इन केस ऑफ इंसुलेटर लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। उसमें क्या था, ओवरलैप कर रहे थे। इसमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप रहेगा ना वो बहुत बड़ा रहेगा, तो उसकी वजह से जो इसको क्या बोलेंगे हम, इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कुछ ऐसे है, मान लो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत बड़ा है, लिख देते हैं लार्ज एनर्जी गैप। लार्ज एनर्जी गैप। ठीक है, अगर ये लार्ज एनर्जी गैप है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंसुलेटर का नाम दे देंगे, इंसुलेटर। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अगला देखते हैं, आपने लिखा नहीं होगा शायद। ओके, देखते हैं। अब सेमीकंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत छोटा सा एनर्जी गैप आता है। ठीक है, कंडक्टर के केस में उनको वो ओवरलैप कर जाते हैं, कोई भी एनर्जी गैप नहीं आता। इंसुलेटर के बीच में उनके ज्यादा एनर्जी गैप आता है, और जो यहाँ पे सेमी कंडक्टर है उनके बीच में छोटा सा एनर्जी गैप आता है बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यहाँ पे देखो, मान लो ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इनके बीच का जो गैप है वो स्मॉल होगा, स्मॉल एनर्जी गैप। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सट्रिंसिक। अब यहाँ पे देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी होते हैं। आर द प्योर सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं, प्योर होते हैं। और जो एग्जाम्पल आपने, अगर ये फिजिक्स में भी क्या कहते हैं, यही टॉपिक फिजिक्स में भी आ जाता है, तो इसके जो प्योर मेरे पास सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स होंगे वो रहते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, दो रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट है यहाँ पे डोपिंग हमने पढ़ लिया था। देखो दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है एन टाइप होता है और एक होता है पी टाइप। ठीक है, तो एन टाइप और पी टाइप रहता है इस लेक्चर में। ठीक है, तो एन टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्हेन जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन की मैं बात करूं, यहाँ पे क्रिस्टल इज डोप्ड विद द ग्रुप 15 एलिमेंट। मान लो क्या कहते हैं, जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन को अगर मैं 15 ग्रुप के एलिमेंट के साथ डॉप्ट करती हूँ, ठीक है, तब क्या होता है, देन कम टू द लेटिस साइट आर ऑक्यूपाइड बाय 15 विच हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन
और यहाँ पे देखो जो 15 एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और वहां पे क्या होता है 4 आउट ऑफ Fe, मान लो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 सिलिकॉन के यूज हो जाते हैं मेरे बैंड फॉर्मेशन में विद नेबरिंग एटम के साथ, ठीक है। मान लो यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो मेरे पास 15 एलिमेंट कौन कौन से थे, यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन की मैं बात कर रही हूँ, और सिलिकॉन के पास कितने हैं, यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पे यूज हो जाते हैं, ठीक है। द 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, देखो 4 यूज हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, एंड बिकम्स डीलोकलाइज्ड, इंक्रीजेस द, वहां पे क्या हो जाएगा डीलोकलाइज हो जाएगा, वो 5th इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, ठीक है। और जब वो हटेगा तब क्या होगा, यहाँ पे कंडक्टिविटी, उस वहां की कंडक्टिविटी बढ़ा देगा, ठीक है। सच सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब कि वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अगर मेरी कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो इंपॉर्टेंट है, देखो पी टाइप में क्या होता है, फॉर्म्ड बाय एडिंग थर्ड ग्रुप एलिमेंट, ये थर्ड ग्रुप एलिमेंट में इनको डालूंगी, जैसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये क्या होता है थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। इसमें क्या बोला है एज डोपिंग एलिमेंट, ये क्या करेंगे, अगर मैं इसमें डालूंगी तो ये क्या होंगे मेरे यहाँ पे डोपिंग एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। एन इम्प्योरिटी एडेड क्रिएट अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है जो ऐड की गई है वो क्या करेगी, वैकेंसी क्रिएट करेगी, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे क्रिएट होगा। जैसे कि बोरोन के पास देखो यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे मेरा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है जो कि होल को क्रिएट कर रही है, और जो बोरोन है वहां पे एक एज अ इम्प्योरिटी की तरह वो काम कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। The impurity atom is surrounded by 4 सिलिकॉन एटम थे, बोरोन के पास कितने सिलिकॉन एटम थे, यहाँ पे 4 सिलिकॉन एटम थे, ठीक है। If provide the atoms to make only 3 covalent bond, वहां पे बस 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, और वहां पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, एन टाइप में ज्यादा थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो होल है, जो होल बना वो मेरा मेजॉरिटी कैरियर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी कैरियर होगा, ठीक है। बस यही था इसमें एन टाइप और पी टाइप में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं बाय कमेंटिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।